सबसे पहले तो वल्नरेबिलिटी क्या है इंडिया की विद रिस्पेक्ट टू साइबर थ्रेट्स और उन वल्नरेबिलिटीज के पीछे के रीजंस क्या हैं। फिर आप इसमें यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे जो पर्टिकुलर एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वो कैसे हमें हमारी कंट्री पर साइबर अटैक्स कर रहे हैं। तो कभी कभी यूपीएससी, जैसे मैंने पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिखाया कि मिलाकर के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक पॉइंट ये बनता है कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज कैसे हमें एक थ्रेट पोजीशन में लेकर के आती हैं। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, ये अपने आप में 10 नंबर का एक क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन, पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। ये होता क्या है, इस पर किस तरीके के अटैक्स हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, कैसे अटैक्स पॉसिबल हैं और टाइप्स ऑफ थ्रेट, किस तरीके के थ्रेट यहाँ पर बिल्कुल होते हैं या हो चुके हैं। इसकी इंपॉर्टेंस समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होता है तो इससे इंडिया को क्या नुकसान है और फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसे अटैक हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि मतलब इसकी इंपॉर्टेंस अगर आप समझ जाएं तो ये टॉपिक भी आप उससे लिंक कर सकते हैं। अल्टीमेटली इसे काउंटर करने में क्या इश्यूज, क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं एंड देन वे फॉरवर्ड। आई विल टेल यू अबाउट द वे फॉरवर्ड। देन इन दैट कंडीशन फ्यूचर में हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए सरकार के, एक तो हो गया फ्यूचर के रिस्पेक्ट में, और क्या काउंटर मेजर्स हमारी सरकार ने लिए हैं। ये जो काउंटर मेजर्स हैं स्टूडेंट्स, ये मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। पहली बात तो लेजिस्लेटिव लेवल पर क्या मेजर्स हुए हैं, दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। अब आपसे ये दो शब्द अलग अलग पूछे जा सकते हैं कि लेजिस्लेशन लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर क्या चेंजेस हुए हैं, या फिर कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो किस तरह से अपना काम करते हैं। अब आ जाते हैं लेजिस्लेटिव लेवल पर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें एक तो आईटी एक्ट के बारे में बताऊंगा, जो 2000 का आईटी एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं 2008 में। वो एक्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि उसके तहत ही साइबर सिक्योरिटी को हम इनिशियली डील कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। देन मैं आपको यहाँ पर नेशनल साइबर सिक्योरिटी की जो हमारी पॉलिसी है, ये 2013 की पॉलिसी है, इस पर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं आपको बता दूं। और ये क्वेश्चन 2013 में नहीं आया था, बाद में आया था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो ये पॉलिसी क्या है, इसके क्या इश्यूज हैं, थोड़ा सा ये देखेंगे। 2018 के डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उसका क्या मतलब है वो देखेंगे एक बार। एंड देन वेरियस इंस्टीट्यूट, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सारा समझने के बाद एक चीज़ मैं आपको और पढ़ाऊंगा लास्ट में, वो है जो आपको श्री कृष्णन कमेटी थी जिस पर क्वेश्चन आया था, इनफैक्ट यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, उस कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस मैं आपको बताऊंगा। एंड फिर हम लास्ट में देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पर क्या साइबर स्ट्रैटेजी है या क्या इनिशिएटिव्स हैं, और फिर वे फॉरवर्ड में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होने की ज़रूरत है। तो आप ये समझ चुके हैं कि कैसा भी क्वेश्चन कल बने, कैसा भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे बने, इस वीडियो को देखने के बाद ये पर्टिकुलर जब आप चीज़ें समझ जाएंगे, जब इनको चीज़ों को मैं पढ़ा दूंगा आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट क्वेश्चन के पेरीफेरी पर हो सकता है कि क्वेश्चन कोई अजीब सा आ जाए और आपको नहीं समझ में आए क्या लिखना है उसमें, तब भी आप इन पॉइंट्स को एक मिला करके एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। एक एवरेज आंसर से मतलब अप्रॉक्सीमेटली एक एवरेज आंसर तो लिख ही लेंगे, मतलब एक दो पॉइंट, एक दो मार्क्स कट जाए, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये पक्का हो जाता है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला एस्पेक्ट यही है कि वल्नरेबिलिटीज क्या हैं इंडिया की साइबर थ्रेट से रिलेटेड। ये कुछ बातें मैंने पीछे ही बताई हैं, इस टॉपिक को भी शुरू करते हुए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया में ऑलरेडी 840 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और इंडिया अब किस पोजीशन पे आ चुका है, इंडिया अब सेकंड पोजीशन पर आ चुका है इसमें। किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स। क्लियर, इसमें यह भी बोला गया है कि इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 974 मिलियन, मैं अब आपको एग्जैक्ट डाटा दे रहा हूं, मिलियन तक पहुंच सकता है बाय 2025। मैंने पीछे ही बताया आपको 900 प्लस तो हम टच कर ही जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी कंट्री जो है वल्नरेबल हो जाती है साइबर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स को लेकर के, मतलब साइबर क्राइम्स को लेकर के। दूसरा एस्पेक्ट अगर मैं इसमें बताऊं तो हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है। डिजिटल
इंडिया प्रोग्राम, ये आप पढ़ते हैं अपने पेपर 3 में। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में हमारी सरकार की तरफ से ही कोशिश है कि जो भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को क्या किया जाए, डिजिटाइज किया जाए। तो जब सब कुछ डिजिटल लेवल पर हो जाएगा तो इसमें तो फिर और भी ज़्यादा खतरा हो जाता है हमारी कंट्री को कि हम वल्नरेबल हो जाते हैं। क्लियर। तीसरा पॉइंट यहां पर है कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी बहुत सारे अटैक्स हो चुके हैं साइबर क्राइम्स के, और क्योंकि इस तरीके के अटैक्स हो चुके हैं तो इसकी वजह से इंडिया अब और भी एक्सपेक्ट कर सकता है क्राइम्स नए नए तरीके के। एनसीआरबी का डाटा हो या जो चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई हैं आप उसे कोट करिए यहाँ पर, ये ओवरलैपिंग ही है। मैं इस वीडियो को शुरुआत कर रहा हूँ वल्नरेबिलिटीज़ के साथ, क्योंकि ये जबकि सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ाया है, लेकिन एक आपको अंडरस्टैंडिंग रहे टॉपिक्स को इंटरलिंक करने के लिए मैं ये टॉपिक यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो अटैक्स में कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको नहीं बताऊँगा तो इससे आपका एक तो आंसर अच्छा नहीं बनेगा, दूसरा आप टॉपिक को भी नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल, एक इसमें मैं और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं इनफैक्ट जो पिछली वीडियो में मैंने नहीं बताए, वो है एक तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अटैक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी 2017 में, इनफैक्ट 2016 में अटैक होता है। इसमें फिर वही ईमेल वगैरह आ गई थी एंड देन द एम्प्लॉय वाज नॉट विजिलेंट एनफ, और उन्होंने क्लिक किया एंड करोड्स ऑफ रुपीस का यहाँ पर नुकसान हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। ये अपने आप में एक हाइस्ट समझ लीजिए, है ना, साइबर हैकिंग। दूसरा एग्जाम्पल है एक पीटा रैंसम वेयर का, रैंसमवेयर। ये एग्जाम्पल तो मैंने पिछली वीडियो में दिया था, लेकिन ये अटैक मैं आपको बताता हूँ 2017 का अटैक है। ये एक्चुअली जो अटैक हुआ था वो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है उसमें डेनिश फर्म जो है उसके ऊपर ये अटैक हुआ था। तो यहाँ पर भी बहुत इसमें डाटा का लीकेज वगैरह हुआ था। मैं ऑलरेडी आपको WannaCry जो रैंसमवेयर था उसके बारे में बता चुका हूँ, और कुछ और एग्जांपल्स जैसे कि बिग बास्केट नाम की जो कंपनी है, इसका आपने नाम सुना होगा, इसके ऊपर भी एक डिजिटल अटैक हो चुका है, एक साइबर अटैक हो चुका है। 20 मिलियन यहाँ पर जो डाटा सब्सक्राइबर्स थे, डाटा यूजर्स थे, उनका डाटा ब्रीच हुआ था। ये एयरटेल के साथ भी हो चुका है। इनफैक्ट ये मोबीविक नाम की कंपनी है, उसके साथ भी हो चुका है। 3.5 मिलियन लोगों का डाटा यहाँ पर वो होता है, चोरी होता है। जस्ट पे के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इनफैक्ट और भी कुछ एड टैक्स भी हैं जिनका ऊपर इस तरीके का अटैक हुआ है। टाइम एंड अगेन चीज़ें सामने आती हैं एंड देन वी रियलाइज कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी की। तो ये तो बात रही वल्नरेबिलिटीज़ को लेकर के। अब मैं डिस्कस करूंगा कि क्या रीजंस हैं इन वल्नरेबिलिटीज़ के पीछे, क्या क्या पॉसिबल रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि एक लैक ऑफ यूनिफाइड एफर्ट्स नहीं है। लैक ऑफ यूनिफाइड एफर्ट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हम कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑर्डिनेटेड मैनर में इस तरीके के अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाते। ये कोऑर्डिनेशन आप हर एस्पेक्ट पर, एवरी एस्पेक्ट पर लगा सकते हैं। ये विद इन द कंट्री जो भी एजेंसीज हैं उनके बीच में, या फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात करें जब हम तो उस पर भी ये फिट बैठता है। डन। दूसरा एग्जांपल है शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड वर्कफोर्स। हमारे पास इस तरीके के प्रोफेशनल्स नहीं है। टैलेंट पूल, आई वुड से द वर्ड टैलेंट पूल की यहाँ पर कमी है, और इसी वजह से जो हैकर्स होते हैं उनको हम पकड़ नहीं पाते। तीसरा एग्जाम्पल है या रीज़न है लैक ऑफ एडवांस्ड सिक्योर्ड डिवाइसेस। देखिए एग्ज़ाम में आप जितना लिख सकते हैं मैं भी आपको उतना ही लिखवा रहा हूँ, मैं आपको पूरी कहानी नहीं लिखवा रहा। आप इतना ही लिख पाएंगे एग्ज़ाम में, 5 से 6 पॉइंट दे पाएंगे इस टॉपिक को लेकर के, और इतना ही समय मिलता है एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो लैक ऑफ एडवांस्ड सिक्योर्ड डिवाइसेस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी हम किसी भी तरीके की जो डिवाइसेस होती हैं उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। इनफैक्ट इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर मैं डाटा दूं आपको तो सिर्फ और सिर्फ
1% ऑफ मोबाइल यूजर्स ही हैं हम में से जो अपने मोबाइल फ़ोन के लिए हाई सिक्योरिटी नॉर्म्स फॉलो करते हैं। नहीं तो जनरली लोग नहीं करते, 99% ऑफ लोग नहीं करते। फोर्थ है थ्रेट फ्रॉम इंपोर्टेड सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स। अब इस वाले पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो भी किसी भी तरीके की मैक्सिमम जो साइबर सिक्योरिटी के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर समझ लीजिए, और जो सॉफ्टवेयर्स हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, उसे हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या बाहर से प्रोक्योर करते हैं। तो करंटली ग्लोबल सोर्सेज हैं जहाँ से हम चीज़ों को लेकर के आते हैं, और अब हम खुद, अभी टैलेंट पूल भी इतना नहीं है तो हम खुद उसको अपने सिरे से, नए सिरे से बनाते नहीं हैं। कुछ चेंजेस कर लेते हैं ज़रूर, लेकिन हर चीज़ का हम क्या करते हैं, बाहर से उसको प्रोक्योर करते हैं और फिर उसमें कुछ चेंजेस करें तो बात अलग है, लेकिन जीरो से नहीं बनाते। तो इस वजह से भी हम वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि फिर इसकी तो एक्सेस है ना ग्लोबल सोर्स में, ग्लोबल सोर्स ही एक है जब। फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस। ये अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं और फिर उसमें जो भी वो मांगता है परमिशंस एंड एक्सेसिबिलिटी, जो भी आपकी मोबाइल की मांगता है, आप उसमें यस यस करते जाते हो और आप अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेते हो। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो आपके सिस्टम में एक मॉलवेयर डाल देती हैं और फिर आपका सिस्टम पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाता है किसी हैकर के। तो ये अवेयरनेस जब नहीं होती तो साइबर क्राइम्स होंगे, साइबर फ्रॉड्स होंगे, और इस वजह से क्या होगा, कॉर्पोरेट लेवल हो, इंडिविजुअल लेवल हो, सभी को इसमें नुकसान हो सकता है। तो जब हम कहते हैं की रीजंस क्या हैं वल्नरेबिलिटी के, तो आप 5 पॉइंट बनाइए, एक एक लाइन लिखिए, आपका 10 नंबर का आंसर ऑलमोस्ट तैयार यहाँ पर हो जाता है। इसके पीछे का इंट्रोडक्शन और जो पर्टिकुलर आपका वे फॉरवर्ड होगा वो आप ऐड कर देंगे तो अपने आप में पूरा आंसर बन जाता है ये। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि थ्रेट क्या है नेबरिंग कंट्रीज से हमको। इसमें 2 नेबरिंग कंट्रीज़ के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन करने हैं। सबसे पहला तो पाकिस्तान है, सिंपल, और दूसरा है चाइना। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और फिर उस एग्जाम्पल को ही आप एग्जाम में लिख करके आइए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 2018 का एक अटैक था जहाँ पाकिस्तानी हैकर्स ने कॉम्प्रोमाइज़ कर ली थी अप्रॉक्सीमेटली 10 इंडियन वेबसाइट्स, और उसमें नेशनल एरोनॉटिक्स की वेबसाइट थी हमारी, ब्लैक लोटस लैब करके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो लेबोरेटरीज़ हैं। तो ये सजेस्ट करता है कि पाकिस्तानी बेस्ड जो हैकर हैं वो टारगेट कर रहे हैं हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर लिखा आ गया था कि भाई ये जो है पाकिस्तानी साइबर आर्मी है और पाकिस्तान जिंदाबाद और कुछ चीज़ें लिखी आ गई थी। तो हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होने का अगर कोई एग्जाम्पल बनता है तो ये एग्जाम्पल भी हम वहाँ कोट कर सकते हैं। देन इनफैक्ट एक एग्जांपल जब आपका आता है कि हम कैसे नॉन स्टेट एक्टर्स एंड स्टेट एक्टर्स वाला जब एग्जांपल देते हैं तो उसमें क्या है, जब आपको मैंने पढ़ाया है स्टेट एक्टर्स, तो उसमें हम किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो उसमें पाकिस्तान और चाइना की बात तो हम करते ही हैं। तो वहाँ भी आप इस एग्जाम्पल को साइबर अटैक के थ्रू लिख करके आ सकते हैं। दूसरा है एग्जाम्पल चाइना का। चाइना के इस रिस्पेक्ट में आप देखिए, इसमें एग्जाम्पल दूंगा मैं, रेड इको एंड शैडो पैड। ये क्या है, ये एक तरीके के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैलवेयर लिंक्ड अटैक्स थे, और ये जो लिंक्ड अटैक्स थे ये बेसिकली कौन इसके पीछे बैकिंग थी इसकी, बैकिंग ऑफ चाइनीज़ फर्म। कुछ चाइनीज़ फर्म ने इस तरीके के ये अटैक किए थे रेड इको और शैडो पैड नाम से हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वहाँ पर मालवेयर इंस्टॉल करने की बात थी। एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको स्टोन पांडा का, ये पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस में। इसमें क्या हुआ था कि ये जो स्टोन पांडा है ये वैसे तो चाइनीज़ ग्रुप ही हैं, चाइनीज़ हैकर ग्रुप्स ही हैं, लेकिन इन चाइनीज़ हैकर ग्रुप्स ने पता है क्या बोला, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने हैकिंग करी, और किसकी हैकिंग करी, भारत बायोटेक की। तो आप सोचो
भारत बायोटेक तो वैक्सीन बना रही है थ्रू आउट दी कंट्री, थ्रू आउट दी वर्ल्ड के लिए। और इसमें क्या हुआ कि भारत बायोटेक जो है, इस जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इस पर जो है चाइनीज़ हैकर ग्रुप्स ने अटैक किया और बताया कि देखो कितने सारे आइडेंटिफाइड गैप्स हैं और वल्नरेबिलिटीज़ हैं आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम तो कितने आराम से इसमें घुस गए। ये चीज़, ये अटैक, मतलब इसमें नुकसान नहीं कहूँगा मैं, ये वल्नरेबिलिटीज़ बताई उन्होंने, ये तो इनफैक्ट अटैक नुकसान करने के लिए ही था। क्लियर। और एक एग्जांपल 2015 का एक कंपनी है फायर आई फर्म। ये जो फायर आई फर्म है, इसने 2015 में ये बात बताई हमको क्लियरली। ये फर्म ने मतलब डिस्क्लोज किया, इनफैक्ट आई वुड यूज द वर्ड डिस्क्लोज किया इसने कि जो पर्टिकुलर रिवीलेशन था इसका कि इंटेंस एक्टिविटी ऑफ हैकर्स हैं जो हमारी कंट्री पर कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे हैं एंड दे बिलोंग टू चाइना एंड दे आर चाइनीज़ बेसिकली। तो 2015 में इस कंपनी का ये बात कहना कि चाइनीज़ हैकर्स हैं कॉन्स्टेंटली अटैकिंग अस, और इस तरीके से ये कुछ अटैक्स सामने आना, तो हमें समझ में आता है कि दैट देयर आर मेनी चाइनीज़ ग्रुप्स और वो टाइम एंड अगेन क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू अटैक अस। इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा, जब हम कहते हैं कि हम वल्नरेबल इसलिए हैं क्योंकि हमारा 900+ हम पहुँचने वाले हैं इंटरनेट सब्सक्राइबर्स में, तो देखिए इसमें चाइना का नाम ना नंबर 1 पे आता है और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1500+ मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो इंडिया क्योंकि सेकंड नंबर पर है, सेकंड हाईएस्ट है, और अभी भी उसमें सिक्योरिटी में थोड़ा पीछे है। हमारा जो ग्लोबल इंडेक्स है उसमें भी हमारी जो सिक्योरिटी का जो रैंकिंग आई उसमें भी वो रैंकिंग में इंडिया पीछे था। तो इससे पता लगता है कि इंडिया नीड्स टू वर्क वेरी हार्ड इन दिस डायरेक्शन। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब जो वर्ड मैं आपको डिफाइन करूंगा वो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, पहली बात तो होता क्या है, अगर ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसको इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज फिजिकल एंड साइबर सिस्टम्स, मैं डेफिनेशन ही लिखवा रहा हूँ आपको, एंड एसेट्स दैट आर सो वाइटल, मतलब वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए फॉर अ कंट्री और टू अ कंट्री, दैट दे आर इन कैपेसिटी, अगर वो ठीक से काम नहीं करते हैं और डिस्ट्रक्शन इनका हो जाता है, डिस्ट्रक्शन, इट वुड हैव, इसमें इंग्लिश वर्ड यूज़ करिए, डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट on national security and economic and social welfare of a state। ठीक है, तो ये आप क्लियरली इससे अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए हमारी कंट्री में गवर्नमेंट है, उसका डाटा, गवर्नमेंट की डिजिटल सर्विसेज, डिफेंस सिक्योरिटी है उसका डाटा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, स्पेस, बैंकिंग, यहाँ पर जो भी फूड प्रोडक्शन से रिस्पेक्ट में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका डाटा, जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पावर हाउसेज हैं, पब्लिक सेफ्टी के लिए जो पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं, जो चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स का डाटा है, हेल्थ से रिलेटेड जो डाटा है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट, फैसिलिटीज़, एयरपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट में सब आ गया, एयरपोर्ट आ गया, रेलवेज आ गया। अगर इस तरीके की सर्विसेज के बारे में हम सोचें तो ये क्या हो जाता है, ये बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है हमारे लिए। अगर कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है और बिल्डिंग में जो है वो बिल्डिंग गिर जाए, बिल्डिंग में नुकसान हो जाए, तो अगर वहाँ लोग रहते हैं या वहाँ दुकानें चलती हैं तो हम क्या बोलेंगे, भाई नुकसान हो गया और बुरा हुआ। लेकिन मान लो कोई पूरे के पूरे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम पर ही नुकसान हो जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों है, एक बिल्डिंग जिसमें लोग रह रहे थे वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग सिस्टम भी, उसका भी अपना पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर बैंकिंग सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स करता है तो हमारी पूरी इकोनॉमी गिर जाएगी भाई। ऐसे में ये हो जाता है क्रिटिकल
इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे फिजिकल एंड साइबर सिस्टम एसेट्स हैं जो इतने ज़्यादा वाइटल हैं हमारी कंट्री के लिए कि अगर उनका डिस्ट्रक्शन हो जाए तो डिबिलिटेटिंग मतलब ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा जो हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी पर, हमारे कंट्री के इकोनॉमिक लेवल पर और हमारी कंट्री के सोशल वेलफेयर पर भी इसका इम्पैक्ट हमें दिखेगा। स्टूडेंट्स, इसमें एक वर्ड आप लिख सकते हैं, रिपलिंग इफेक्ट। रिपलिंग इफेक्ट का क्या मतलब है? रिपलिंग इफेक्ट का मतलब है या कैस्केड ऑफ इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर एक तरीके से एक तरफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह भी दिखेगा, फिर वहां पर भी उसका नुकसान होगा, फिर तीसरी जगह भी दिखेगा। भाई अगर बैंकिंग सिस्टम पर इसका असर पड़ता है या मान लो कम्युनिकेशन सिस्टम पर इसका असर पड़ता है तो कम्युनिकेशन में तो इकोनॉमिक्स भी खतरे में आ गई। कम्युनिकेशन पे अगर इम्पैक्ट पड़ा तो भाई ट्रांसपोर्ट, उस पर भी खतरा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट पे खतरा हुआ तो फिर लोगों की फूड की सिक्योरिटी, फूड प्रोडक्शन, फूड का ट्रांसपोर्ट होना, वो सब भी गड़बड़ हो जाएगा। लोगों के फूड का अगर जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है या इंटर स्टेट इंटर सिटी यहाँ पर फूड का आना जाना नहीं हो पाता है तो उनकी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे में गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखो कितने सारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो इन शॉर्ट रिपलिंग इफेक्ट, एक पर गड़बड़ी होना तो मतलब सब पर धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट पड़ना, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट देयर आर इंटर डिपेंडेंसीज, राइट। इसी चीज़ को मैं समझाऊंगा आपको कि क्या इंपॉर्टेंस एग्जैक्टली है। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, समझ तो आप गए हैं, लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है? एग्जाम में आप लिखिए कि किसी भी तरीके का डिले अगर होता है, किसी भी तरीके का अगर डिस्टॉर्शन होता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और किसी भी तरीके का डिसरप्शन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी सर्विसेज हैं वो डिले होंगी, उनमें डिस्टॉर्शन आएगा सब सर्विस डिलीवरी में और डिस्ट्रक्शन आएगा। तो ऑफ सर्विसेज आप लिख सकते हो, एंड इसकी वजह से एक कैस्केड इफेक्ट क्रिएट होगा across other critical infrastructure and this will cause, मैंने वैसे बता दिया है, इकोनॉमिक, सोशल, नेशनल सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट, राइट। दूसरा आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा इसका लार्ज इम्पैक्ट कंट्री के पॉपुलेशन पर भी होगा एंड अल्टीमेटली जो भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट है या इकोनॉमिक इसका जो असर दिखेगा वो डोमेस्टिकली ही नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी शो होगा, राइट। एंड लास्टली यू कैन से, एक बहुत ही यूनिक पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ऐसे में हम लॉस कर जाते हैं, लॉस ऑफ एनी काइंड ऑफ सेंसिटिव एंड स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन एज वेल। अगर हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होता है तो उस केस में हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी तो हैकर्स के पास चली जाएगी। हमारा जो स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, अगर वो ही चली जाती है तो हम और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट हैं। बातें समझना एक बात है, लेकिन उसे एग्ज़ाम में कम शब्दों में लिख करके आना वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंटरनल सिक्योरिटी में आपको ये बात पता ही है स्टूडेंट्स की क्या है कि यहाँ पर मेंस स्पेसिफिक ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक डिफेंस के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी बहुत कम। तो हमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। दिखने में, सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन एक्चुअली में कम शब्दों में पॉइंट वाइज मैनर में इसे लिख करके आना ही अपने आप में एक टास्क होता है। ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। मैं आपकी चीज़ों को आसान बना रहा हूँ, आपकी प्रिपरेशन को आसान बना रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप पॉइंट वाइज मैनर में लिखते हैं तो अगेन एक जो सपोर्टिंग क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन बड़ा आता है उसमें से 2-3 पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट आपको देखिए 50 वर्ड 60 वर्ड में आप आराम से एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हैं।
हर टॉपिक अपने आप में एक पोटेंशियल क्वेश्चन है फ्यूचर के लिए, या फिर उस टॉपिक की ये बातें आप कोट कर सकते हैं अपने किसी पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए, ठीक है। और सिर्फ ये इंटरनल सिक्योरिटी में ही नहीं, ये एस्से वगैरह में भी आपको हेल्प करेगा। इस बात को मतलब अपने माइंड को ओपन रख करके ही इन टॉपिक्स को पढ़ो। क्लियर? चलो अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं जो कहीं ना कहीं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारे अटैक पहले हो चुके हैं। एक एग्जाम्पल जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वो है 2019 का कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट अटैक, और ये एक मालवेयर इन्फेक्शन अटैक था जो तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अटैक 2019 में होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें मतलब इसका जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है ये हमें बताता है कि आगे भी ऐसे अटैक्स हो सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। ऐसा ही एक अटैक 2018 में हुआ जो हरियाणा के डिस्कॉम में होता है। एक अटैक रैंसमवेयर अटैक था जो वेस्ट बंगाल की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर होता है। ये 2017 का अटैक है। जो अटैक हुआ था वो रैंसमवेयर अटैक था और यहाँ पर फिरौती मांगी गई थी। तो वही जो रैंसमवेयर, आपका स्क्रीन पॉपअप एक डायलॉग आ जाएगा और स्क्रीन बंद हो जाएगी और उससे वहाँ पर आपसे पैसे मांगे जाएंगे। 2017 का एक अटैक और है जहाँ मालवेयर अटैक होता है तहरी डैम पर उत्तराखंड के। 4 एग्जाम्पल काफ़ी हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप कोट करके अपना अच्छे से आंसर बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो थ्रेट्स हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसके टाइप्स क्या हैं। देखिए, एक टाइप तो है कि एक तरीके के इंटरनल थ्रेट्स हो सकते हैं और दूसरा है एक तरीके के एक्सटर्नल थ्रेट्स हो सकते हैं। दोनों ही डिस्कस करते हैं। इंटरनल थ्रेट्स को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि क्या हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल हो जिसको उस जगह की एक्सेस हो, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर किसी इंडिविजुअल को उस जगह की एक्सेस होगी और अंदर की वो नॉलेज रखेगा तो फिर उस कंपनी के लेकर के वो कंपनी को एक्सप्लॉइट कर सकता है और इस वजह से हमारी जो कंपनी है वो क्या हो जाती है, वल्नरेबिलिटीज़ में आ जाती है। तो वो इंडिविजुअल ऐसा कर सकता है, ऑफ अ नॉलेज ऑफ अ कंपनी को एक्सप्लॉइट करने की, वल्नरेबिलिटी की वो नॉलेज रखता है कि भाई सिक्योरिटी लेवल पर क्या कर सकते हैं, सिस्टम लेवल पर क्या कर सकते हैं, सर्विसेज लेवल पर, या इनफैक्ट प्रोडक्ट्स और फैसिलिटीज़ जो कंपनी को हार्म कर सकती है और उसकी इंटेंशन हो सकती है कंपनी को हार्म करने की। तो ये इस तरीके के हैकर्स इनसाइडर हैं। आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपने क्या काम किया, आपने उस कंपनी को हार्म पहुंचाने के लिए इस तरीके से साइबर थ्रेट्स आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर दिए। अब जब मैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लेता हूं तो फिर अगर बैंकिंग सिस्टम के ही कोई आदमी इस तरीके का अटैक कर दे और वो उसकी नॉलेज भी रखता हो तो फिर फंस गए हम। दूसरा, भाई पावर प्लांट में भी अगर आप देखो तो कोई तो होगा ना जो सिस्टम्स को जो है यहाँ पे चला रहा होगा, तो वो इनसाइडर थ्रेट हो गया। एक्सटर्नल थ्रेट में आ जाएंगे कि भाई हो सकता है कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करना चाहती हो, एक कंट्री दूसरी कंट्री के खिलाफ, इंडिविजुअल्स हैकर हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हो सकते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, या नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं। ये सब ही अपने आप में क्या है, एक्सटर्नल थ्रेट है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स के डेफिनेशन को और उनके टाइप को समझिए। ये आपसे 5 नंबर में शॉर्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बात बताते हैं कि भाई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही अपने आप में प्रेफर्ड टारगेट आज के समय में क्यों बन गया है, ऐसा क्यों है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें एडवर्सरी नेशंस। हमारे जो साथ के नेबर्स हैं, मैंने उनके बारे में ऑलरेडी बता दिया आपको। तो ये नेबर्स ही क्या हैं, अपने आप में पोटेंशियल रीजंस हैं पाकिस्तान चाइना की, इसकी वजह से हमारे कंट्री में इस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं। मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको। तो जैसे कि इनफैक्ट इंडिया के रिस्पेक्ट में ही नहीं, दूसरे कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में भी एग्जांपल दूं। इंडिया का तो मैंने बता दिया, पाकिस्तान चाइना का कि भाई पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था रशिया ने किस तरीके से एस्टोनिया पर रिएक्ट किया, उस पर अटैक किया, साइबर अटैक, या जॉर्जिया पर रशिया का अटैक। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था स्टक्स नेट का, ये अटैक ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर होता है और इसमें एलिगेशंस यूएस के ऊपर लगते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि एडवर्सरी नेशंस आपस में एक दूसरे पर अटैक करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अपने आप को डोमिनेंट बताना चाहते हैं। इस वजह से वो प्रेफर करते हैं कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही अटैक करो, सीधे कंट्री
का पूरा इकोनॉमिक ढांचा ही यहाँ पर बिगड़ सकता है। इसी कारण से तो हम ये बात बोलते हैं कि अपने आप में पांचवा डोमेन, फिफ्थ डोमेन ऑफ वॉरफेयर कौन सा है? साइबर वॉर है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है लैक ऑफ ट्रेनिंग। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहा है और उसकी जो ट्रेनिंग है वो एडिक्वेट नहीं होती, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा सिस्टम वल्नरेबल हो जाता है कि उस पर अटैक हो जाए। तीसरा है एम्बेडेड सिस्टम्स। भाई ये जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, ये कैसे इक्विपमेंट्स जो साइबर सिक्योरिटी के लिए रिक्वायर्ड हैं, इन सब चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं? हम इन्हें प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई चेन। मतलब बाकी कंट्रीज़ भी शायद वहीं से ले रही होंगी इस तरीके की चीज़ें और इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से टेम्परिंग हो सकती है इन डिवाइसेस में या इक्विपमेंट्स में। इसके साथ साथ इंसर्शन ऑफ मालवेयर्स हो सकते हैं इसमें। और हम मान लो कोई भी तरीके की टेक्नोलॉजी हम बाहर की कंट्री से लेते हैं, उसमें मालवेयर कोई डाल दे तो फिर उसको कैसे रोकेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि सब कुछ हम ही बनाएं और बाहर से कभी इंटरेक्ट ही ना करें या ऐसी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट ही नहीं करें। डेवलपिंग कंट्री तो इनफैक्ट कुछ हद तक डिपेंडेंट भी होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ पर कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को शेयर करेंगे तो हम अपने आप को और भी ज़्यादा ग्रूम कर सकते हैं। डिफेंस लेवल पर, हॉस्पिटल्स के लेवल पर, हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखें, हम इसमें साइबर सिक्योरिटी की तो बात कर ही रहे हैं। अब आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर D10 क्लब बना है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक सिंपल सा टॉपिक है, D10 क्लब। तो ये डेमोक्रेसीज 10 क्लब है जो ये क्लियरली कहता है कि भाई हम जो है साइबर सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में और 5G टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में हम नहीं प्रोक्योर करेंगे कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइना का हो। ह्यूवाई कंपनी पर तो बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगे थे कि वो जो है सर्विलेंस कर सकता है अगर एक बार वो क्योंकि सामान बेचता है, 5G टेक्नोलॉजी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कंट्रीज़ को बेचता है, और कंट्रीज़ में अगर वो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहा है तो फिर साइबर थ्रेट तो हो ही सकता है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर कंपनी है उसका क्या कर सकती है, वो इंफॉर्मेशन लेकर के वो जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, चाइनीज़ गवर्नमेंट, उसको वो पास ऑन कर सकती है। तो इस थर्ड पार्टी एक्सेस इनफैक्ट आई वुड से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है और यही कारण हो जा रहे हैं कि पोटेंशियल प्रेफर्ड टारगेट्स हम बन जा रहे हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तीसरा मैंने इनसाइडर थ्रेट तो बता ही दिया है, फोर्थ वाला पॉइंट इनसाइडर थ्रेट, कि भाई कंपनी के अंदर ही कोई काम कर रहा हो और वो खतरा बन जाए। क्वेश्चन आता है कि वो खतरा क्यों बन जाए। पहला पॉइंट, अगर मैं टाइप्स ऑफ इनसाइडर थ्रेट्स की बात करूं तो पहला है मैलिशियस इनसाइडर। ये कौन होता है? ये वो एम्प्लॉय होता है जो लेजिटिमेट एक्सेस दे देता है और पर्सनल गेन के लिए करता है, मतलब फिर उसको भी फ़ायदा होगा, उसको बोला जाएगा भाई तुझे भी पैसे मिलेंगे तो हमारे लिए काम कर, तो ये हो गया मैलिशियस, हार्मफुल। दूसरा होता है इनसाइड एजेंट। ये एजेंट क्या करता है? ये मैलिशियस इनसाइडर्स रिक्रूटेड बाय एक्सटर्नल पार्टनर्स, बाहर के कुछ पार्टनर्स हों जो उसको रिक्रूट करें स्टील करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए, टेम्पर करने के लिए, तो वो हो गया इनसाइड एजेंट। डिसग्रंडल्ड एम्प्लॉय, गुस्से में कर दे, या फिर केयरलेस एम्प्लॉय अपनी लापरवाही की वजह से ऐसा कर दे वो, या थर्ड पार्टी हु मिस यूज देयर एक्सेस। और कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप्स होती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती हैं, आपको पता है, कभी कभी कंपनीज की प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी होती हैं। अब इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी पर ट्रस्ट दिखाने के लिए वो क्या काम करती है, थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व करती हैं कि देखो आपको इस पे ट्रस्ट है, हमें इस पे ट्रस्ट है, हम क्या करते हैं इसके थ्रू चीज़ें करते हैं, एक दूसरे का ट्रस्ट है, लेकिन थर्ड पार्टी ही धोखा दे दे तो क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना, मैंने बस पढ़ा दिया, आपको बता दिया। ये यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस तो बहुत कम है अनटिल अनलेस कि कुछ करंट अफेयर में ऐसा हो जाए कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, लेकिन ये पॉइंट लिख करके आना है। कंसील दी ओरिजिन। कंसील दी ओरिजिन में क्या होगा कि जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो परमिट कर देगी, दिस टेक्नोलॉजी विल परमिट अटैकर्स
टू कंसील इट्स ओरिजिन, मेकिंग इट मोर lucrative for the state and non-state actors। मतलब ये है कि जब उनका ओरिजिन ही कंसील हो जाए, एनोनिमिटी आ जाए अटैक करने पर, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, फिर तो और करो। या फिर अब आपको ये मैंने आपको बताया हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मनी लॉन्ड्रिंग में भी क्या होता है कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती है उसे छुपाने की कोशिश होती है। तो कहाँ से सोर्स ऑफ मनी जनरेट हो रहा है आपको इस टॉपिक में मैंने पढ़ाया हुआ है। सेम चीज़ ओरिजिन कंसील होना तो और भी ज़्यादा उनको बताएगा कि चलो और करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर साइबर क्राइम करने के लिए कोई भी कन्वेंशनल यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस तो है नहीं कि बॉर्डर्स बने हुए हैं और अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि कोई नो कन्वेंशनल रेस्ट्रिक्शंस ऑन बीइंग इन प्रॉक्सिमिटी, पास होने की ज़रूरत नहीं है अटैक करने के लिए। आप इस कंट्री पर अटैक करिए यहाँ बैठ करके, जबकि आप सिटीजन इस कंट्री के हैं। तो इस तरीके से आप A to B, B to C किसी भी कंट्रीज़ में बैठ करके आराम से साइबर अटैक कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इश्यूज़ एंड चैलेंजेस क्या हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है हम बचा नहीं पाते, ऐसा क्यों। पहला है कैपेबिलिटी एसिमेट्री। मतलब इंडिया के अंदर देखिए आप, हम लैक करते हैं इंडिजनाइजेशन ऑफ द हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। जो साइबर सिक्योरिटी टूल्स होते हैं उसका जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उसे बनाने की क्षमता हमारे अंदर उस हद तक नहीं है। इंडिविजुअल्स जो होते हैं विद इन दी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैन पोज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। जो आदमी इनसाइडर फिर एजेंट बन करके ये नुकसान पहुंचाए, ये भी खतरा हमारी कंट्री में है, इसलिए हम ये चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं। रिलक्टेंस इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इसमें देखिए क्या है कि जो भी कहीं प्राइवेट कंपनी है और वहाँ पर ये मान लीजिए अटैक हो जाता है, तो वो ना इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहती। वो इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि उस कंपनी को लगता है कि उसकी रेप्यूटेशन ख़राब हो जाएगी, और क्योंकि इतने मिलियन लोगों का डाटा अगर चोरी हो गया है तो लोगों का ट्रस्ट उस पर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए भी ऐसा होता है। अच्छा, ये पॉइंट जो है ना कि इंडिविजुअल्स विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते या ऐसा क्यों वो रिस्क हो जाते हैं, इसमें देखिए क्या है कि एक तो प्रेजेंट एम्प्लॉई है, पर ज़रूरी नहीं है ना जो आज काम कर रहा है वही ऐसा इनसाइडर एजेंट बन जाए। कोई पास्ट का एम्प्लॉय भी तो हो सकता है जो आज काम ही नहीं कर रहा। थर्ड पार्टी का मैंने आपको बता दिया, कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो थर्ड पार्टी को देने पड़ते हैं, आउटसोर्स करना पड़ता है काम को, या फिर सप्लाई चेन में कहीं डिसरप्शंस हो जाए और सप्लाई चेन में जो लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मतलब अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए बनाने के लिए, अब उसमें जो सप्लाई कर रहे हैं मटेरियल्स वहीं पर कहीं लीकेज हो जाए, जो मान लीजिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, वो जो थर्ड पार्टी है या उसमें जो सप्लाई चेन चाहिए, हमें मटेरियल चाहिए, उसमें गड़बड़ी हो जाए। ये चीज़ें रीज़न है। तो ये वन पॉइंट, दिस सेकेंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आएगा लैक ऑफ क्रेडिबल साइबर डिफेंस स्ट्रेटजी। मतलब हमारे पास रोबस्ट प्लान भी नहीं है, बहुत सी जगह नहीं है कि अगर अटैक हो जाता है तो उसमें फिर हमें अपने आप को फिर बचाना कैसे है। पहली बात तो रिकवरी, जो डाटा है उसकी प्रॉपर रिकवरी होना, प्लस उसका डैमेज जो है मिनिमम होना, और इसमें ये पॉइंट भी आता है कि जो पर्टिकुलर ऑपरेशंस हैं, मतलब जो भी ऑपरेशंस होने हैं, जैसे कि जो भी एस्पियोन्स का केस बन रहा है, साइबर क्राइम का केस बन रहा है, डिसरप्शन हो रहा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इन चीज़ों पर जो ऑपरेशन, जो इन चीज़ों पर जो ऑपरेशंस होने चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाते। तो आप देखिए मैंने इसमें ना स्ट्रैटेजी में एक फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है आपको कि डिटरेंस बाय डिनायल, डिटरेंस बाय एंगेजमेंट एंड सरप्राइज एंड डिटरेंस बाय पनिशमेंट। जो लोग इस तरीके का अटैक कर रहे हैं और फिर अगर वो मान लीजिए पकड़े जाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, एक तो पनिशमेंट देनी है उनको, हमें ऐसा डिटरेंस मैकेनिज्म तैयार करना है कि हम सरप्राइज़ दे करके उन्हें पकड़ें। जो है हम पर्टिकुलर इसमें देखिए सरप्राइज ऑपरेशंस चलाएं, जो लोग एस्पियोन्स कर रहे हैं, यहाँ पर साइबर क्राइम कर रहे हैं,
मतलब अगर वो नेटवर्क में घुस करके आपके सिस्टम से छेड़खानी कर रहे हैं तो आप भी नेटवर्क में जाकर के उन्हें पकड़ सकें, या वो छेड़खानी कर रहे हैं तो उस टाइम पर उन्हें कैच ऑन किया जा सके, ऐसा सरप्राइज एलिमेंट हमारा भी होना चाहिए। एंड डिटरेंस बाय डिनाइल, मतलब हम किसी भी तरीके के हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है वो इतना रोबस्ट होना चाहिए कि वो डिनाइल जो घुसना चाहता है हमारे नेटवर्क में, हमारे कंप्यूटर में, वो घुस ही नहीं पाए। तो ये साइबर रेजिलियंस हमारे अंदर होनी चाहिए। और मान लीजिए एक बार अटैक हो भी गया तो हम डाटा को कैसे डैमेज होने से मिनिमाइज कर सके, रिकवरी कर सके अपने डाटा की। क्लियर? कोविड-19 में तो क्लियर हो गया है ये बात कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स हैं बिजनेसेस पर, स्मॉल बिजनेसेस पर, गवर्नमेंट पर, ये बढ़ रहे हैं। और ये इंटरपोल का कहना है कि अब नए तरीके के अटैक होने शुरू हो गए हैं और वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर क्राइम के अटैक्स हैं। इनफैक्ट हमें और भी क्या चीज़ों की ज़रूरत है जब हम इशू और चैलेंजेस की बात करते हैं? इसमें चैलेंजेस ये हैं कि स्मार्ट सेंसर्स एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा मोर प्रोन टू अटैक हो गई है। अब हम डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, हम अपनी डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने की बातें करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अब बिग डाटा एनालिसिस की तरफ, स्मार्ट सेंसर्स हो गए हैं, गाड़ियां हमारी अब स्मार्ट हो जाएंगी आने वाले समय में। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा अपना तरीका है जहां पर हम फोटोग्राफ्स, वीडियो, सब चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं। एक यूज़र, एक स्पेस मिल रही है उसको जहां वो चीज़ों को स्टोर कर रहा है। जब ये चीज़ें होंगी तो फिर तो हम खतरा हमारी तरफ साइबर सिक्योरिटी का, साइबर क्राइम्स होने का तो बढ़ता ही जाएगा। इसी चीज़ को ये पॉइंट भी एक्सप्लेन करता है। इसलिए ये अपने आप में क्या है? चैलेंज है, क्योंकि बढ़ता जा रहा है डिजिटल वर्ल्ड। अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड क्या है स्टूडेंट्स? वे फॉरवर्ड में सबसे पहला वे फॉरवर्ड तो यही है कि हम BIS इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर सेटअप किए गए हैं। ये फॉलो होने चाहिए, गवर्नमेंट को इसे अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरा है, हमारे कंट्री में जो साइबर सिक्योरिटी के लिए बजट एलोकेशंस है उसे हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है ताकि बेटर हम सिक्योर रहें। देन हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है अपने पावर सेक्टर को। पावर सेक्टर को इसलिए भी स्ट्रेंथन करना है क्योंकि बहुत से एग्जांपल्स हमने देखे, वेस्ट बंगाल का देखा, हरियाणा का देखा, जहां पावर सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है एंड इट नीड्स वेरी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस। इसका एक एग्जांपल देते हैं हम कि नॉर्थ अमेरिकन इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन NERC पॉलिसी, इस तरीके की पॉलिसी की ज़रूरत हमें भी है। क्या है ये पॉलिसी? इस पॉलिसी में क्लियरली बताया जाता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एसेट्स हो, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस है, फिजिकल एक्सेस है, इन विजिटर कंट्रोल रूम है, ऐसी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। ये फंडामेंटल्स हैं NCRP CIP के, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के। तो इसको आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका का तो है ही, इंडिया को अपना चाहिए। देन हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम शुरू करें। ट्रेनिंग हम दें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, और जो भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें हम ध्यान रखें कि हम एक अपना टैलेंट पूल डेवलप करें ताकि इस तरीके के अटैक्स को रोका जा सके। अल्टीमेटली साइबर वर्कफोर्स टू एंश्योर सफिशिएंट स्किल्स एंड टैलेंट इज अवेलेबल। दो दीज पॉइंट्स आर यू कैन से ओवरलैपिंग है, लेकिन जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी देना कि वो किसी तरीके से अपनी केयरलेसनेस में कभी कोई क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक ना हो जाए उनकी लापरवाही की वजह से। क्लियर? और देखिए सबसे बड़ा एक ये चीज़ तो आप एग्जाम में बना के आ सकते हैं कि एक तरफ टैलेंट है, एक तरफ स्किल है। अब ज़रूरत है हमें इस पर क्या करना, इस गैप को फिल करना। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए, तभी हम नए नए तरीके के क्या कर पाएंगे, अपने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर पाएंगे और उसमें हम क्रिएटिव भी हो पाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हम आउटसोर्स जो कर रहे हैं काम को थर्ड पार्टी को, उसको हम कम कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट जो हम प्रोक्योरमेंट में अभी बिलीव कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजिकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को प्रोक्योर करें, उसको हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारा टैलेंट पूल अच्छा है तो ये सारी बातें बताती हैं कि हमारा क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए पर्टिकुलर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए।